वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ लेटर टू अ टीचर, जो कि स्कूल ऑफ बारबियाना के 7th और 8th स्टैंडर्ड के बच्चों के 8th स्टैंडर्ड के बच्चों ने लिखा था। उस समय के एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज़ करते हुए और उस समय के टीचर्स के द्वारा उनके साथ पार्शियल बिहेवियर करते हुए, चीज़ों को हाईलाइट करते हुए ये बुक लिखी थी। और उसी में से हम लोगों का ये चैप्टर लिया गया, लेटर टू अ टीचर। लेटर टू अ टीचर बाय द स्कूल ऑफ बारबियाना वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1967 इन इटालियन एंड देन इन इंग्लिश ट्रांसलेशन इन ए थिन पेंगुइन पेपरबैक इन 1969। तो सबसे पहले ये जो लेसन है, ये प्रोज जो है 1967 में इटालियन में पब्लिश हुआ, फिर 1969 में पेंगुइन पब्लिकेशंस के द्वारा ये 1969 में इसे इंग्लिश में पब्लिश किया गया। इट इज़ एन एलोक्वेंट, lucid and quite savage indictment to Italian education system of the time, a system that pushed the children of the middle classes and the professional classes to the maximum while leaving the children of peasants and the poor people wither on the educational vine। ये उस समय के इटालियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर एक कड़ा व्यंग था। इस प्रोज के ज़रिए बच्चों ने, इस लेटर के ज़रिए उस समय के बच्चों ने हाईलाइट किया था किस तरीके से उस समय का एजुकेशन सिस्टम, उनके टीचर्स जो थे वो मिडिल क्लासेस और हाई क्लासेस के बच्चों को आगे प्रमोट करते थे, और जो गरीब मज़दूरों के बच्चे थे उनको पीछे धकेल दिया जाता था और उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं दिया जाता था और उनको फेल आउट करके स्कूल में से बाहर निकाल दिया जाता था। तो इस प्रकार से उस समय के पार्शियल एजुकेशन और ओल्ड और कन्वेंशनल एजुकेशन के ऊपर व्यंग कसता हुआ ये एक चैप्टर है, Barbarian Schools, Letter to a Teacher, Summary and Relevance of the Prose। तो बेसिकली मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसमें ये जो बच्चे हैं वो अपने टीचर को एक लेटर लिख रहे हैं जहाँ पे वो बता रहे हैं कि शायद टीचर को उनका नाम भी नहीं याद होगा, क्योंकि उन्होंने उनके जैसे कई बच्चे जो है वो फेल करके स्कूल से निकाले हैं, बट बच्चों को वो टीचर याद है, क्योंकि उन टीचर्स के पार्शियल एजुकेशन के कारण ही वो बच्चे अपने करियर में आगे नहीं जा सके। वो बच्चा कहता है कि आप अक्सर जब भी क्लास टेस्ट लेते थे, टीचर को कह रहा है कि तो आप बजाय इसके कि मेरी गलती को इम्प्रूव करते, आप इस तरीके से मेरे ऊपर नज़र रखते थे जैसे मैं कोई चोर हूँ, और आप मेरी गलती को इम्प्रूव करने की बजाय मुझे मिस्टेक्स करने देते थे, जिसका नतीजा ये होता था कि वो मेरी मिस्टेक्स आगे जाके और बढ़ जाती थी और मुझे स्कूल में से निकाल दिया जाता था। फिर वो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज के बीच का जो एजुकेशन सिस्टम का फ्लॉ है उसे हाईलाइट करता है। वो कहता है कि आप लोग किताबी नॉलेज बहुत दे देते हो, बट ये किताबी नॉलेज प्रैक्टिकल ज़िंदगी में कहीं पे भी काम नहीं आती। तो वो कहता है कि थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ वहाँ के एजुकेशन सिस्टम के अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रोज में देख सकते हैं कि उस समय के मौजूदा एजुकेशन सिस्टम और उनके टीचर्स के द्वारा पार्शियल एजुकेशन का किस तरीके से बच्चों ने प्रेजेंटेशन की है इस प्रोज के ज़रिए। 8 यंग इटालियन बॉयज़ फ्रॉम माउंटेन साइड फ्लोरेंस रोड दिस। ये जो प्रोज था ये 8 इटालियन बच्चों ने लिखा था। पैशनेट एंड एलोक्वेंट बुक, इट टुक दैम अ ईयर। ये लगभग 1 साल लगा था उनको ये किताब लिखने में। Simple and clearly with some devastating statistical analysis of the Italian education, they set out to show the ways in which attitude toward class, behavior, language and subject matter militates against the poor। तो ना केवल वो टीचर के पार्शियल बिहेवियर बल्कि इटालियन एजुकेशन सिस्टम के फ्लॉज को भी विद प्रूफ हाईलाइट कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उस समय का एजुकेशन सिस्टम, उनके जो टीचर थे वो क्लास बेस्ड एटीट्यूड, बिहेवियर और लैंग्वेज के आधार के ऊपर भेदभाव
करते थे। द डिस्क्राइब टू द रिफॉर्म्स दे प्रपोज एंड द मेथड दे यूज इन देयर ओन स्कूल। द स्कूल ऑफ बारबियाना स्टार्टेड अंडर द गाइडेंस ऑफ पैरिश प्रीस्ट एंड नाउ रन एंटायरली बाय द चिल्ड्रन। तो उसके साथ साथ जहाँ पे वो शॉर्ट कमिंग्स बता रहे हैं, वहीं पे वो कुछ रिफॉर्म्स भी बता रहे हैं जिसके ज़रिए वो इन वीकनेसेस को, उनके एजुकेशन सिस्टम की इन वीकनेसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। दिस रिमार्केबल बुक वाज रिटन फॉर द पेरेंट्स ऑफ द इटालियन पुअर, बट इट इज़ अबाउट पुअर एवरीवेयर। देयर एंगर इज द एंगर ऑफ एवरी वर्कर एंड पीजेंट हु सेज मिडिल क्लास चिल्ड्रन एब्जॉर्ब्ड ऑफ एफर्टलेसली इनटू स्कूल्स और एज टीचर्स फेवरेट। और ये स्पेशली गरीब माँ बाप और गरीब बच्चों के लिए थी, उनके गुस्से को व्यक्त करती हुई। जो लोग देखते थे कि मिडिल क्लास और हाई क्लास के बच्चे किस तरीके से स्कूल्स में टीचर्स के फेवरेट हो जाते थे, और जो गरीब मज़दूरों के बच्चे थे उनको स्कूल के टीचर्स जो थे वो इग्नोर कर देते थे। लेटर टू अ टीचर वाज अ बेस्ट सेलर इन इटली एंड हैज़ बीन पब्लिश सब्सिक्वेंटली इन मैनी लैंग्वेजेस। ये इटली में बेस्ट सेलिंग बुक भी रही है और इसको बाद में दूसरी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी किया है। द वाज अवॉर्डेड द प्राइज ऑफ द इटालियन फिजिकल सोसाइटी, usually reserved for promising physicists for the statistical achievement involved in the book। और इसकी स्टैटिस्टिकल अचीवमेंट के लिए इटालियन फिजिकल सोसाइटी अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। दिस मार्वल ऑफ ए बुक, ए मास्टरपीस ऑफ प्रोटेस्ट एंड ओरिजिनल वर्क ऑफ लिटरेचर। आई हैव रेड नो बुक ऑन एजुकेशन which has left me so uncomfortably aware of our fellow human beings। एडवर्ड बिल्सन इस बुक के बारे में कहते हैं ये एक ऐसा मास्टरपीस है जो उस समय के एजुकेशन सिस्टम को हाईलाइट करता है और किस तरीके से हम लोगों को बताता है कि उस समय का एजुकेशन सिस्टम वहाँ के लोगों को अपने गरीब लोगों के साथ भेदभाव करते थे। वी इन इंग्लैंड, न्यू सोसाइटी ने इसको कहा, वी इन इंग्लैंड कैन नॉट रीड दिस बुक कंप्लेसेंटली, इट रेजेस फंडामेंटल क्वेश्चन विच एजुकेटर एवरीवेयर मस्ट कंसीडर। वो कहता है कि हम इस बुक को केयरलेसली रीड नहीं कर सकते क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन खड़े करता है हमारे सामने जो कि पूरी दुनिया में हर जगह पे हमें देखने को मिल जाते हैं, और इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना हमारा फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ एन ओकेजनल सीरीज ऑफ पोस्ट हाईलाइटिंग some of the books that led me into education or that have greatly influenced me educated over the years। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि अलग अलग प्रोमिनेंट राइटर्स ने भी इस बुक की बहुत प्रेज़ की है। लेटर टू अ टीचर बाय द स्कूल ऑफ बारबियाना, फर्स्ट पब्लिश्ड इन It was this book more than any other that got me interested in education, which eventually led me to pursue the career that I did। This little book might seem divorced by time, by culture, by nature of social changes since the time from where we are today, it is still utterly relevant so many levels। No doubt ये किताब बहुत समय पहले की लिखी गई है, बट उसके बावजूद भी आज के समय पे हम लोगों अपने आसपास इर्द गिर्द ऐसी जो इंसिडेंट्स मिल जाएंगे जहाँ पे स्कूल में पार्शियल एजुकेशन सिस्टम का कन्वेंशनल होना या फिर प्रॉपर बच्चों के साथ पार्शियलिटी करना टीचर के द्वारा या स्कूल के द्वारा, ऐसे इंसिडेंट हमें देखने को मिल जाएंगे। रिटन बाय 8 बॉयज़ हु वर teacher student in this tiny country school started by the local parish priest, a man who knew all that such children would not otherwise be able to gain an education। It is a straightforward comparison of the fortunes of the perennial Gani to generic student representing privileged and poor people respectively। तो 8 बच्चों के द्वारा ये लिखी गई किताब है और यहाँ पे इन बच्चों को प्रतीक मान के पेश किया गया है गरीब और प्रिविलेज्ड लोगों का। ईच इज़ एम्ब्लेमेटिक ऑफ हिज ओरिजिन एंड ऑफ हिज एजुकेशनल चांसेस इन द इटालियन सिस्टम ऑफ टाइम एंड देयरफॉर हिज इकोनॉमिक चांसेस बियॉन्ड स्कूल। Pirano is son of middle class, Gianni is the son of a peasant, but while the text is firmly rooted in specific place, culture and time, it is also universal। Privilege and money still talk in education today, and the poor still get a raw deal from the equal opportunity that is supposed to exist in our society। जहाँ पे 2 बच्चों की एग्जांपल दी गई है, जियानी जो है वो गरीब फैमिली से है, पिरियानो जो है वो मिडिल क्लास फैमिली से है, और पिरियानो की तरफ टीचर और एजुकेशन सिस्टम बेटर ध्यान देता है एज़ कम्पेयर्ड टू यानी क्योंकि वो एक गरीब मज़दूर फैमिली से बिलोंग करता है। तो इस तरीके के
नो डाउट ये किसी और कल्चर और पुराने टाइम की बात है, बट ऐसे इंसिडेंट आज भी हम लोगों को प्रेजेंट डे वर्ल्ड के एजुकेशन सिस्टम में मिल जाते हैं, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अब भी गरीब लोगों के लिए एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जो गरीब लोगों को एजुकेशन लेने से रोकता है या गरीब लोगों को से एजुकेशन को दूर कर देता है। द स्कूल ऑफ बारबानिया, नो टीचर, नो डेस्क, नो ब्लैक बोर्ड, नो बेंचेस, जस्ट बिग टेबल्स अराउंड विच we studied also and ate. They are just one copy of each book. The boys would pile up around it. It was hard to notice that one of them was older and was teaching. The oldest of the teacher was 16, the youngest was 12. तो वहाँ पे कोई स्कूल नहीं था, कोई टीचर नहीं था, कोई डेस्क नहीं था। बच्चे खुद ही पढ़ते थे, खुद ही एक दूसरे को पढ़ाते थे। जो वहाँ पे सबसे बड़ा टीचर था वो 16 साल का था, जो सबसे यंगेस्ट था वो 12 साल का था। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से इन बच्चों ने अपने समय के टीचर्स को उनकी ड्यूटी का एहसास दिलाया। उसके साथ साथ किस तरीके से उन्होंने अपने समय के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर व्यंग भी कसा है। लेटर टू अ टीचर, तो ये था एक ब्रीफ सा एनालिसिस, ओवरव्यू ऑफ द लेटर टू अ टीचर, या बैकग्राउंड कह सकते हो कि इसका आधार क्या है। अब हम लोग इसके टेक्स्ट को लाइन बाय लाइन एनालिसिस करते हैं। लेटर टू अ टीचर, डियर मिस, यू वोंट रिमेंबर मी और माई नेम, यू हैव फेल्ड सो मैनी ऑफ अस। वो कहता है कि तुम, अपने टीचर को कहता है कि मुझे नहीं लगता तुम्हें मेरा नाम या मैं याद हूँगा, क्योंकि तुमने तो मेरे जैसे और कई बच्चों को फेल किया। ऑन द अदर हैंड, आई हैव ऑफन हैड थॉट about you and other teachers and about that institution which you call school and about the boys you fail। पर वो कह रहा है कि मुझे अक्सर आप और आप जैसे टीचर्स के बारे में और उस इंस्टीट्यूशन जिसे आप स्कूल कहते हो उसके बारे में ख्याल आते रहते हैं, क्योंकि ये आप लोग ही थे जिनके कारण मेरे जैसे बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पाया। आप लोगों ने हम लोगों को प्रॉपर वे से ट्रीट नहीं किया और हमें लोगों को फेल करके स्कूल से निकाल दिया। यू फेल अस राइट आउट इनटू द फील्ड्स एंड फैक्ट्रीज एंड यू फॉरगॉट अस। आप हमें फेल करके स्कूल से फेल करके मजदूरी करने या खेतों में काम करने के लिए ही छोड़ देते हो। उसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। वाइल गिविंग द टेस्ट यू यूज टू वॉक अप एंड डाउन between the rows of desk and see me in trouble and making mistakes, but you never said a word। तो वो कहता है कि जब भी आप हमारा टेस्ट ले होते थे, आप अक्सर मुझे गलतियां करते देखते, बट आप मेरे डेस्क की रोज़ के इर्द गिर्द घूमते रहते, बट कभी भी मेरी गलती को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करते। कभी भी ये नहीं कहते कि मैंने वो गलती की है। उसका रिज़ल्ट ये होता कि आप मेरी गलती को बढ़ने देते और आपको आगे जाके मौका मिल जाता कि आप मुझे स्कूल से फेल करके निकाल सको। आई हैव द सेम सिचुएशन एट होम, नो वन टू टर्न अप फॉर हेल्प फॉर माइल्स अराउंड, नो बुक्स, नो टेलीफोन। वो कह रहा है कि मेरा घर में भी ऐसे ही हालात थे। मेरे पास मीलों तक कोई ऐसा शख्स नहीं था घर में भी, ना किताब ना टेलीफोन, जिससे कि मैं अपनी स्टडी में मदद ले सकूं। नाउ हेयर आई एम इन स्कूल, I came far away to be taught. Here I don't have to deal with my mother who promised to be quiet and then interrupted me 100 times। वो कह रहा है कि पर अब यहाँ पे मैं स्कूल में आया हूँ, जहाँ पे मैं पढ़ने के लिए आता हूँ। यहाँ पे मुझे अपनी माँ के साथ डील नहीं करना पड़ता, जो मुझे प्रॉमिस करती कि जब तुम पढ़ रहे होगे मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी, इंटरप्ट नहीं करूँगी, पर उसके बावजूद 100 बार मुझे पढ़ते वक्त इंटरप्ट वो करती थी। माई सिस्टर लिटिल बॉय इज़ नॉट देयर टू आस्क मी फॉर हेल्प विद हिज होमवर्क। ना ही मेरी बहन का छोटा सा बेटा यहाँ पे है जो अपने होमवर्क के लिए मेरे टाइम को वेस्ट करता था या मुझे मेरी स्टडी में डिस्टर्ब करता था। यार आई हैव साइलेंस, गुड लाइट एंड ए डेस्क ऑल टू माई सेल्फ। यहाँ पे मेरे पास पढ़ने के लिए जो चीज़ें चाहिए थी, वो नेसेसरी चीज़ें, सभी चीज़ें मौजूद हैं, खामोशी, अच्छी लाइट और डेस्क। बट इनके बावजूद भी मुझे आपके द्वारा प्रॉपर एजुकेशन नहीं दिया जाता। मैं गरीब फैमिली के होने के कारण आप मेरे साथ भेदभाव करते हो। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि उसके घर में भी कुछ ऐसा ही हाल था और उसको घर में भी कुछ ऐसी ही कंडीशन मिल रही थी और स्कूल में भी बिल्कुल ऐसी ही कंडीशन मिल रही थी, जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि वो अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पा रहे थे और जिसके कारण उन्हें फेल करके स्कूल से निकाल दिया गया। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि हम लोग ये लोग इम्पार्शियल टीचर के द्वारा
इम्पार्शियल एजुकेशन इन्हें नहीं दिया जाता था, पार्शियल एजुकेशन के शिकार थे, इनके साथ भेदभाव किया जाता था क्योंकि ये गरीब मजदूर फैमिली से बिलोंग करते थे। एंड एवर फ्यू स्टेप्स अवे यू स्टैंड, यू ऑल नो दोज थिंग्स, यू आर पेड टू हेल्प मी। वो कह रहा है कि और मेरे से कुछ दूर आप खड़े थे और आपको तो सैलरी भी, पैसे भी इसीलिए दिए जाते हैं कि आप मेरे जैसे स्टूडेंट जब प्रॉब्लम में हो, गलतियां करें, उनकी गलतियों को ठीक करके मेरी मदद कर सको। आपको इन सभी चीज़ों का ज्ञान था जो मेरे पास नहीं था, बट आप लोगों ने कभी भी मुझे उस ज्ञान को देना, प्रदान करना ज़रूरी नहीं समझा। आपके लिए मैं हमेशा ही एक गरीब परिवार का मेंबर रहा और मेरी गरीबी के कारण आप मेरे साथ हमेशा भेदभाव करते रहे। इंस्टेड यू वेस्ट योर टाइम कीपिंग मी अंडर अ गार्ड, और बजाय इसके कि आप मेरी गलतियों को, मेरी वीकनेसेस को इम्प्रूव करते, आप तो मेरे ऊपर इस तरीके से नज़र रख रहे होते थे जैसे कि मैं कोई चोर हूँ। You know even less about me and then we do. The lift serves as a good machine for ignoring the people in your building, the car for ignoring the people who travel in buses, the telephone for avoiding seeing people faces entering their homes। वो कह रहा है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको तो उतना भी नहीं पता जितना हम लोगों को पता है, क्योंकि आप लोगों ने किताबी नॉलेज को अचीव किया है और हम लोगों ने जो भी सीखा है वो हम लोगों ने जो भी सीखा है वो हमारे लोगों ने ज़िंदगी की प्रैक्टिकल नॉलेज से सीखा है। वो कह रहा है कि और इस प्रैक्टिकल यानी कि वो उस समय के एजुकेशन सिस्टम का केवल थ्योरेटिकल आधार के ऊपर होने को क्रिटिसाइज़ कर रहा है। वो कह रहा है कि जैसे एक लिफ्ट एक अच्छा माध्यम है जो कि बिल्डिंग में दूसरे लोगों से मिलने से हम लोगों को इग्नोर करने में हेल्प करती है। एक कार एक अच्छा मीडियम है जो लोग बसेस में ट्रैवल करते हैं उनको इग्नोर करने के लिए। टेलीफोन एक अच्छा माध्यम है कि हम लोग दूसरों को रोक सके अपने घर में आने से और उनके चेहरों को देखने से। उसी तरीके से उसी तरीके से आप लोग, वो कह रहे हैं कि हम लोगों को इन चीज़ों का प्रैक्टिकल मीनिंग पता है कि इन चीज़ों के फ़ायदों के साथ साथ लोग इन चीज़ों को क्यों इस्तेमाल करते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि आप या आपके द्वारा पढ़ाए गए स्टूडेंट जिनको आप केवल बुकिश नॉलेज देते हो, उनको इन चीज़ों की, जिस तरीके से हम लोगों को ज़िंदगी ने ये चीज़ें सिखाई हैं प्रैक्टिकल नॉलेज देके, उन लोगों को इस चीज़ों की प्रैक्टिकल नॉलेज होगी। I don't know about you, but your student know who Cicero, how many families living man they do intimately। वो कह रहा है कि चाहे मुझे आप लोगों ने इसको सिसरो के बारे में या और ग्रेट राइटर्स के बारे में तो बता दिया, पर क्या कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि आप लोगों ने इसको किताबी नॉलेज दे दी? क्या कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि आपके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे कितनी नज़दीकी से अपने आसपास के रहने वाले लोगों के परिवारों को जानते हैं? हाउ मैनी ऑफ देयर किचन्स हैव दे विजिटेड, कितने के लोगों के वो घरों में गए हैं? हाउ मैनी सिक्स देयर हैव सैट थ्रू द नाइट, वो कितने लोगों को बीमारी के रात में उनके साथ बैठे हैं? हाउ मैनी ऑफ दैट दे हैव बॉर्न ऑन देयर शोल्डर, हाउ कैन दे ट्रस्ट व्हेन दे आर इन डिस्ट्रेस। किन लोगों के ऊपर, यानी कि वो कहता है कि आप लोगों ने उनको उनकी ज़िंदगी की केवल किताबी नॉलेज दी बट उनको कभी भी ज़िंदगी की प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी जो कि उनको ज़िंदगी में ज़्यादा काम आनी चाहिए थी। यानी कि यहाँ पे वो इस वीकनेस को हाईलाइट कर रहा है कि बुकिश नॉलेज के साथ साथ एजुकेशन का मेन पर्पस होना चाहिए ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी कि किताबी नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज का होना भी ज़रूरी है। इसीलिए अक्सर मैं अपने स्टूडेंट्स को जब भी कोई चीज़ पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे मैं उनको बुकिश एग्ज़ाम्पल्स के साथ साथ उनकी डे टू डे लाइफ की एग्ज़ाम्पल्स के साथ जोड़ के चीज़ें बताता हूँ, ताकि उनको ये भी अंदाज़ा रहे कि ये केवल किताब में ही नहीं बल्कि अगर हमारी ज़िंदगी में भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम लोग उन कंडीशंस में कैसे डील कर सकते हैं। तो इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पे जो राइटर है, जो बच्चे हैं वो प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ बुकिश नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज की बात भी करते हैं। वो कहते हैं कि हमें किताबी नॉलेज के साथ साथ ज़िंदगी कैसे जीनी है, कैसे ज़िंदगी में हालातों का सामना करना है, उसके बारे में भी आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप हमें ज्ञान दो। तभी एजुकेशन का जो मेन पर्पस है वो कंप्लीट होगा। यानी कि एक साइड पे जहाँ पे उसने एजुकेशन की वीकनेस दी, उसने उसी जगह पे एजुकेशन को इम्प्रूव करने की, यानी कि अब ये खुद सोचिए इन बच्चों को अगर प्रॉपर आउटलेट मिला होता, जो बिना प्रॉपर एजुकेशन के, पार्शियल एजुकेशन का शिकार होने के बाद भी इतनी डीप बातें कह सकते हैं, अगर इन बच्चों को पूरे तरीके से आउटलेट मिली होती तो ये बच्चे कहाँ तक पहुँच सकते थे। ये 1000 मोटर रोड अंडर योर विंडोज एवरी डे, यू हैव नो आइडिया टू whom they belong or where they are going,
वो कह रहा है कि हज़ारों गाड़ियाँ अक्सर हमारे बिल्डिंग के आस-पास से गुज़रती हैं। हम लोगों को पता नहीं होता कहाँ पे वो जा रही हैं, कहाँ से वो आ रही हैं। What I can read the sounds of valleys for my around, the sound of the motor in the distance in a area going to the station. I will be little late if you like. I can tell everything about hundred of people, dozens of family and their relative and personal. वो कह रहा है कि आप लोगों को वो चीज़ नहीं पता, पर मैं दूर से ही, ज़िंदगी ने हमें इतना कैपेबल बना दिया है, हम लोगों ने ज़िंदगी से इतना कुछ सीख लिया है कि मैं दूर से ही बता सकता हूँ कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैं दूर से ही लोगों, हज़ारों लाखों लोगों से, जो जिन लोगों से हम लोग मिलते हैं, जिन फैमिली से हम लोग मिलते हैं, जिन रिलेटिव से मिलते हैं, उन लोगों के चेहरे देख के ही उनके बारे में बताने के कैपेबल हो चुका हूँ। यानी कि वो कहता है कि उसके पास थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ-साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी है। व्हेन यू स्पीक टू अ वर्कर यू मैनेज टू गेट इट ऑल रॉन्ग, योर चॉइस ऑफ वर्ड, योर टोन, योर जोक्स, आई कैन टेल व्हाट अ माउंटेनियर इज़ थिंकिंग इवन व्हेन ही। वो कह रहे हैं कि जब आप एक गरीब मज़दूर से बात करते हो, तो आप लोगों के अंदर का भेदभाव ऐसा होता है कि आप लोग जो शब्द आप जिस टोन में बात करते हो, जिस लहज़े से बात करते हो, वो सारा का सारा आप इस तरीके से इस्तेमाल करते हो कि आप उसके ज़रिए उन लोगों का मज़ाक उड़ा सको, उन लोगों की बेइज़्ज़ती कर सको। और वो कह रहा है कि मैंने तो ज़िंदगी से इतना सीख लिया है कि ये भी मैं तब भी बता सकता हूँ जब एक माउंटेनियर साइलेंट है, एंड आई नो व्हाट्स ऑन हिज माइंड इवन व्हेन ही टॉक्स अबाउट समथिंग एल्स। वो कहता है कि मैं तब भी ये बता सकता हूँ जब कोई बात कुछ और कर रहा हो, तो मैं उसका माइंड पढ़ने के भी कैपेबल हूँ। तो यानी कि यहाँ पे जो राइटर है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है, बच्चे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ, सॉरी, थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज का होना भी ज़रूरी है। This is the sort of culture your poet should have given. It is a culture 9/10 of the earth, but no one has yet managed to put it down in words or picture. वो कह रहा है कि और ये कल्चर केवल आपका नहीं है, दुनिया का 10 में से 9 लोग इसी तरीके के लोग हैं जो लोगों के स्टेटस के हिसाब से उनसे बात करते हैं, लोगों के स्टेटस के हिसाब से उनसे एजुकेशन देते हैं। तो वो, अगर आप भी इस तरीके से करते हो तो कोई गलत बात नहीं है, आप भी उसी तरीके से पार्शियल एजुकेशन दे रहे हो। Be a bit humble at least. Your culture has gap as wide as our, perhaps even wider. Certainly more damaging to a teacher in elementary school. वो कहते हैं कि कम से कम थोड़े से पोलाइट हो जाओ। आप अगर हम लोगों को छोटा समझते हो, तो आपके कल्चर के अंदर भी वैसे ही गैप हैं, बल्कि मैं कहूँगा आपके कल्चर के अंदर हमसे ज़्यादा बड़े गैप हैं। और स्पेशली जब बच्चे छोटे हैं, वहाँ पे ऐसी पार्शियलिटी की जाएगी एलिमेंट्री स्कूल्स के अंदर, तो वो पार्शियलिटी जो है वो वहाँ बच्चों के जहन में बैठ जाएगी। और जिन बच्चों के साथ पार्शियलिटी हुई है, वो अपने आप को इन्फीरियर समझते रहेंगे। और जो बच्चों जो है आपके फेवरेबल बर्ताव पे किया है, जिनके साथ आप लोगों ने, वो अपने आप को सुपीरियर समझते जाएंगे। यानी कि आपका एजुकेशन सिस्टम जो है वो बच्चों के माइंड के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। एट जिमनास्टिक्स एग्जाम्स द टीचर थ्रू अस अ बॉल एंड सेड प्ले बास्केटबॉल, वी डिड नॉट नो हाउ, द टीचर लुक्ड अस ओवर विद कंटेंट माय पुअर चिल्ड्रन। वो कह रहा है कि हमारा जिमनास्टिक्स का एग्ज़ाम था और हम लोगों को टीचर ने कभी पहले ये नहीं बताया कैसे खेलना है गेम को, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। उसने बॉल फेंका और कहा मुझे बास्केटबॉल खेल के दिखाओ। हम लोगों में से किसी को भी गेम नहीं आती थी, क्योंकि कभी भी टीचर ने हम लोगों के गरीबी के कारण हम लोगों को उस चीज़ की नॉलेज नहीं दी। टीचर ने बड़ी ही घृणा की भरी नज़र से हमारी तरफ देखा। ही इज़ टू वन ऑफ यू, वो कहता है वो भी आपके जैसा ही था। द एबिलिटी टू हैंडल अ कन्वेंशन रिचुअल सीम्ड सो वाइटल टू हिम, उसे अपनी उस पुरानी सोच, पुराने सिस्टम को कैरी आउट करना इतना सही लगा कि वो ये भूल गया कि उसके इस बर्ताव के कारण हमारा करियर, हमारी जो अगली लाइफ है वो इफेक्ट हो सकती है। ही टोल्ड द प्रिंसिपल वी हैव नॉट बीन गिवन एनी फिजिकल एजुकेशन एंड वी शुड टेक द एग्जाम अगेन इन द ऑटम। उसने प्रिंसिपल को जाके बोल दिया कि इन लोगों को फिजिकल एजुकेशन की किसी प्रकार की भी नॉलेज नहीं है और इन्हें दोबारा से इसी क्लास के पेपर जो हैं वो आने वाले साल में फिर देने पड़ेंगे। एनी वन ऑफ अस वुड क्लाइम एंड ओक ट्री। अब वो कह रहा है कि मैं प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, आपने तो हमारे साथ थ्योरेटिकल किया। हम लोगों में से कोई भी बच्चा जो गरीब फैमिली से, हम लोग एक ओक ट्री को भी चढ़ सकते हैं। वंस अप देयर वी कुड लेट अप विद आवर हैंड्स एंड चॉप ऑफ
फाउंड ब्रांच विद द हैचेट, एक बार ऊपर चढ़ के हम लोग बड़े से बड़ा टहना भी अपने हाथों से काट के लेके जा सकते हैं। देन वी कैन ड्रैग इट थ्रू द स्नो टू अवर मदर्स डोर स्टेप, फिर हम उसे खींच के बर्फ़ से खींचते हुए ले जाके अपने घर के बाहर अपनी माँओं को भी पहुंचा सकते हैं। वो कहते हैं कि फ़िज़िकल एजुकेशन की आप बात कर रहे हो, तो ये हमारी फ़िज़िकल एजुकेशन ही है। पेड़ के ऊपर चढ़ना, उस लकड़ी को काटना और काट के अपने घर तक मीलों लेके जाना खींच के, तो ये हमारी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ ही है। तो आप लोगों ने हम लोगों की थ्योरेटिकल नॉलेज देखी, फिजिकल नॉलेज तो देखी नहीं। हम लोग इतने कैपेबल थे, बट आप लोगों के सिस्टम में हम जैसे गरीब लोगों की कोई जगह ही नहीं थी। आपके लिए आपका पुराना एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा ज़रूरी था, इसीलिए आप लोगों ने हम लोगों को उस क्लास में फ़ेल कर दिया। I heard a gentleman in Florence who rides upstairs in house in a lift, but then he has bought himself an expensive gadget and pretends to ruin it. He would give him an A in physical education. वो कह रहा है कि फिर मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जो कि अपने घर में भी लिफ्ट के ज़रिए ऊपर जाता है, ठीक है, और आप ऐसे शख्स को ए दे दोगे क्योंकि वो केवल हाई क्लास को बिलोंग करता है। इवन आप कई बार तो आप उनके पेपर भी नहीं लोगे क्योंकि वो हाई क्लास के हैं, आप बिना पेपर लिए ही उन्हें पास आउट कर दोगे, और हम लोग गरीब फैमिलीज़ के होने के कारण आप हम लोगों के साथ भेदभाव करोगे। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं इस चैप्टर के अंदर राइटर ने किस तरीके से इन बच्चों ने उस समय के कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम और टीचर के पार्शियल बिहेवियर के ऊपर एक व्यंग कसा है, और ये भी कहा है कि इस एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, नहीं तो जो गरीब लोग हैं वो गरीब होते चले जाएंगे, वो इम्पार्शियल एजुकेशन का शिकार होते चले जाएंगे और वो कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। तो जहाँ पे बच्चों ने इस चैप्टर के अंदर अपनी टीचर्स की अपनी की ड्यूटी का एहसास, पेरेंट को उनके बच्चों के प्रति एजुकेशन का एहसास, और वहीं पे उन्होंने उस समय के एजुकेशन की भी कमियां भी बताई हैं, और उन कमियों के साथ साथ उसने उन कमियों के सल्यूशन भी बताए हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।